महाराष्ट्र में सियासी महाभारत लगातार छिड़ी हुई है। अद्भुत ये नजारा है और उद्धव सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं और सबकी नजरें जो है मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक लगी हुई हैं। मुंबई में जहां उद्धव सरकार बचाने की जंग बहुत तेज हो रही है, तो वहीं गुवाहाटी में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे बागियों की फौज को लेकर वहां खड़े हुए हैं। आज शुरुआत इसी गर्मागर्म चर्चा के साथ की जाएगी। तो देखिए, सियासत के गलियारे में महाराष्ट्र की चर्चा गर्म है। उद्धव सरकार पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। ऐसे में देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से बहुत अहम साबित हो सकता है। ताजा घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे के अगले कदम पर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं। ताजा खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि 3 और विधायक आज गुवाहाटी पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शिंदे के खेमे में 37 के मैजिक नंबर के काफी करीब ये नंबर बताया जा रहा है। इस बीच देखिए, एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें 34 विधायकों का जिक्र किया गया है। फिलहाल शिवसेना के सभी बागी विधायक गुवाहाटी में डटे हुए हैं। बागी विधायकों को लेकर शिवसेना के तेवर जो हैं अभी भी तल्ख हैं, तीखे हैं। आज पार्टी के मुखपत्र सामना में बागियों पर सीधा निशाना साधा गया। कुल मिलाकर आज मुंबई में सियासी पारा हाई वोल्टेज रहने वाला है। इससे पहले कल देर रात तक महाराष्ट्र की सियासी संग्राम सड़कों पर नजर आया। देखिए, महाराष्ट्र में छिड़ी शिवसेना और शिंदे सेना की जंग दिलचस्प होती जा रही है। एक तरफ जहां पर उद्धव ठाकरे सरेंडर के अंदाज में पहुंच गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बागी एकनाथ शिंदे की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। रात भर जागने वाली मुंबई में रात गहराने से पहले की ये तस्वीर महाराष्ट्र की सियासत के उस पावर सेंटर की है जिसे मुख्यमंत्री आवास के तौर पर जाना जाता है। वर्षा नाम से दर्ज इस बंगले से रुखसती का सामान समेटने की ये कोशिश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की है, जो यहां से निकलकर फिलहाल मातोश्री पहुंच गए हैं। रात 9 बजे के करीब इन काले सूटकेसों के निकल जाने के बाद शॉल ओढ़े उद्धव ठाकरे भी बेटे आदित्य ठाकरे के साथ निकल आए। कार्यकर्ता खड़े थे। अपने नेता के समर्थन का जोश साफ दिख रहा था। लिहाजा उद्धव ने हाथ हिलाकर समर्थकों का आभार जताया। विदाई की ये पटकथा पार्टी के नेता एकनाथ शिंदे और हालात ने लिखी, तो उद्धव ने भी अपने फेसबुक लाइव पर उसे ज्यों का त्यों पढ़ दिया। नतीजा शाम से ही उद्धव ठाकरे का साथ देने बड़ी संख्या में शिव सैनिक वर्षा पहुंचने लगे। यह एहसास कराने की उनकी निष्ठा और समर्पण उद्धव ठाकरे ने। कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर उद्धव ठाकरे कार में बैठकर मातोश्री के लिए निकल गए। एक कार में उद्धव ठाकरे थे, जबकि दूसरी गाड़ी में पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटा आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे थे। उद्धव भले ही भावुकता में ये साफ कर रहे हो कि वो शिवसेना को बचाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है, लेकिन उनके बेटे आदित्य ठाकरे का हौसला टूटा नहीं। तभी तो वो पत्रकारों के सामने विक्ट्री साइन दर्ज कराते दिख गए। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी बात रखते हुए साफ कर दिया कि उन्हें पद छोड़ने में कोई संकोच नहीं। हालांकि उद्धव ने यह भी इच्छा जताई कि जिन्हें उनसे दिक्कत है वो एक बार मुंबई आकर आमने सामने बैठकर बात करें। मी ज्यांना माझे मानतो त्यांच्यापैकी किती जण तिकडे गेलेत, किती जण माझ्या विरुद्ध मतदान करतील, नाही। एकाने जरी माझ्या विरुद्ध मतदान केलं तरी ते माझ्यासाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे। आणि म्हणून मला हे एकही मत माझ्यावरती त्यांना अविश्वास ठराव दाखवण्याची वेळ येऊ नये म्हणून त्यांनी मला सांगावं। मी कुठेही त्या नावाचा उच्चार करणार नाही, वाच्यता करणार नहीं। तुम्ही सांगा मी मुख्यमंत्रीपद सोडलं। बागी विधायकों के रुख से उद्धव ठाकरे हैरान हैं। उन्होंने बागी विधायकों की सूरत से गुवाहाटी तक के टूर को लेकर भी निराशा जताई। ये भी इत्तेफाक है कि जहां एक तरफ उद्धव अपने बंगले मातोश्री पहुंच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की तस्वीरें भी उसी वक्त आ रही थी जिसमें उनकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसमें 2 और शिवसेना विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों के पहुंचने की खबर थी। मुंबई से साहिल जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, समीकरण रोज बदल रहे हैं और ये मकड़जाल बन चुका है। महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, इस पर सबकी नजरें लगातार टिकी हुई। लेकिन राज्य में इस वक्त सियासी शोर कैसा है और किसका क्या क्या दावा है, आपको सुनाते हैं। देश में मोदी जी की लहर है, महाराष्ट्र मोदी जी के साथ है और महाराष्ट्र में जब तक मोदी जी के साथ चलने वाली लोकाभिमुख सरकार हम नहीं लाते, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। से जो असंतोष है वो लोगों के सामने आया है, ये परिवर्तन की शुरुआत है और जब तक एक जनताभिमुख सरकार महाराष्ट्र में नहीं आएगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये सत्ता का संघर्ष नहीं है, ये समाज के लिए संघर्ष है। हम संघर्ष करते रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी और क्या होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है। सर लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। उद्धव साहेब के लिए आए आम्ही शिवसैनिक आहोत, उद्धव साहेबांसाठी आलो आहोत। उद्धव साहब के लिए हम लोग, ये लोग कौन है, ये शिवसेना के वजह से ऊपर आए लोग, आमदार खासदार हो गए, लेकिन हम लोग आज इधर आए, हम लोग इतना रोने को आ रहे हैं हमारे साहब के लिए, इन लोग के लिए, इन सबको इन लोग के वजह से हो रहे सब। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग सामना करेंगे और सामना करके रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा तो खुला ही रहता है, संविधान में कोई भी जा सकता है। तो जाहिर है कि अगर ये राय नहीं मानेंगे गवर्नर साहब, तो शिवसेना के लोग जो हैं वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत। पर सारा खेल बहुमत का है, आंकड़ों का है। तो महाराष्ट्र का सियासी संकट लगातार करवट ले रहा है, इस पर लगातार हमारी नजर रहेगी। फिलहाल रुक करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर। लोकतंत्र के महाउत्सव की बात करते हैं, क्योंकि देश के 3 लोकसभा सीटों और 7 विधानसभा सीटों पर इस वक्त उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से ही ये वोटिंग शुरू हो चुकी है और इन सभी सीटों के नतीजे 26 जून को सामने आएंगे। उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़, जबकि पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए इस वक्त वोटिंग हो रही है। आपको ये भी बता दें कि रामपुर और आजमगढ़ पे इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि यहां पर जो अखिलेश यादव हैं उनकी तरफ से जो सीट है वो छोड़ी गई थी और साथ ही आजम खान की तरफ से आजमगढ़ सीट छोड़ी गई थी, जिस वजह से यहां पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा दिल्ली, झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा की 7 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। इस चुनाव के लिए कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। रामपुर संसदीय सीट, जो कि हाई प्रोफाइल सीट है, आजम खान के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई। सांसद रहते हुए यूपी असेंबली के चुनाव में वो जीते थे, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अपने भरोसेमंद को इस सीट से टिकट दिलवा दिया। तो वहीं आजमगढ़ में मुकाबला मुलायम परिवार के धर्मेंद्र यादव और बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच में है और इसलिए यह पूरा मुकाबला अपने आप में काफी दिलचस्प हो जाता है। पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर भगवंत मान जीते थे, लेकिन विधायक बनकर पंजाब का सीएम बनने की वजह से उन्होंने इस पद से इस्तीफा दिया। आम आदमी पार्टी दोबारा जीत हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी इस सीट पर टक्कर दे रही हैं। देखिए, रामपुर में वोटिंग को लेकर कैसा उत्साह लोगों के बीच है, ये जानना की कोशिश की है हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा ने। लगातार सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी रामपुर में और वही नजारा तमाम मतदान केंद्रों में दिखाई दे रहा है। हम इस वक्त मौजूद हैं जिला ग्राम्य विकास संस्थान ये दानियापुर रामपुर का मतदान केंद्र है। अभी अभी केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी यहां पर अपना वोट डाल करके गए हैं और जिस तरीके से आप लगातार आज वो सुबह उन्होंने हमसे बातचीत भी की और सीधे तौर पर इस बात को कहा है कि जो विकास का काम यूपी में हो रहा है और मोदी सरकार लगातार जिस कामों को हर राज्य तक पहुंचा रही है उसका असर यूपी में भी दिखाई देगा और रामपुर में जहां तक बात की जाए यहां भी उसका असर दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको नजारा दिखा देता हूं किस तरीके से जो मतदान की प्रक्रिया वो शुरू हो गई है, मतदाता आने शुरू हो गए। हालांकि अभी बहुत ज्यादा भीड़ फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी संख्या में से ही लोग यहां पर आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ख्यालीराम। क्या सोच के आज वोट करेंगे? मुद्दा क्या है, क्या मुद्दा दिमाग में लेकर के आए हैं कि आज क्या सोच के वोट करना है? मोदी जी के लिए। विकास को लेकर के क्या सोचा हुआ आपने? विकास के लिए सोच रहे हैं। सोच रहे हैं। विकास हो रहा है आपके क्षेत्र में? हाँ।
चलिए, और भी लोग हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? ओमपाल। ओमपाल जी, क्या सोच के आए हैं? क्या मुद्दा है कि क्या वोट करेंगे? क्या मुद्दा बताइएगा, क्या मुद्दा? अरे मुद्दे ही क्या बताएं, मुझे बताएंगे भाई, पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आप मतदाता है, क्या सोच के अपने क्षेत्र का विकास क्या मान रहे हैं? अरे विकास की वजह से तो आए हैं, और क्या करें। आपको भी लगता है विकास ही मेन? जी सर, हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास हो, महिलाएं सशक्तिकरण हो, शिक्षा के विषय में हो, विकास होना चाहिए। रामपुर में बदलाव देख रहे हैं? जी, अच्छा बदलाव है, बहुत सारा बदलाव है उस विषय में हमारा। जहां तक बात की जाए, सीधी लड़ाई जो है रामपुर में वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। बीजेपी ने घनश्याम सिंह लोधी को उतारा है। एक समय पर आजम खान के करीबी हुआ करते थे, लेकिन चुनाव से पहले ही, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए और उसके बाद में जिस तरीके से सांसदीय के चुनाव के लिए उनको उतारा गया है, सीधे तौर पर वो अपनी जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं। रामपुर से कैमरामैन नीरज के साथ अभिषेक मिश्रा। तो देखिए, रामपुर में ये पूरा मुकाबला बाइपोलर है, लेकिन आजमगढ़ में ये पूरा मुकाबला त्रिकोणीय है और इसलिए पोलिंग बूथ पर इस वक्त मतदाता पहुंच रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या आजमगढ़ में बहुत तगड़ी फाइट है, यहाँ अभी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि पर यहाँ पर जो कि सीट रही है, गढ़ रहा है सपा का। तो मैं कहूंगा सपा को कहीं ना कहीं एज जरूर है। भले धर्मेंद्र यादव रहे हों, बदायूं से आए हैं, एकदम से फेस उनको बता दिया गया, उनको खुद भी नहीं पता था पहले कि वो यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर वो एज सीट आएंगे। पर धर्मेंद्र यादव और गुड्डू जमाली के बीच में ज्यादा बड़ी फाइट देख पा रहा हूँ। जितने लोगों से बातचीत की है, चाहे गाँव की हो या सिटी लेवल पर हम लोगों ने बातचीत करी हो, तो धर्मेंद्र यादव का माहौल है और गुड्डू जमाली का। सब डिपेंड करेगा मुस्लिम वोट पर। अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो नुकसान सपा को होगा और गुड्डू जमाली के नंबर बढ़ेंगे। तो वहीं अगर मुस्लिम वोट विधानसभा चुनाव की तरह नहीं बटा तो क्लियर कट समाजवादी पार्टी सबसे आगे है, चाहे निरहुआ हो चाहे गुड्डू जमाली हो। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस भवन का इस्तेमाल मंत्रालय के 2 विभाग, वाणिज्य विभाग और उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग करने जा रहे हैं। देखिए, नए वाणिज्य भवन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी सुबह 10:30 बजे करने वाले हैं। नया वाणिज्य भवन इंडिया गेट के पास बना है और पूरी तरह से आधुनिक ये भवन है। नए वाणिज्य भवन की इमारत जो है पूरी तरह से स्मार्ट इमारत है और इसमें स्मार्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इमारत में ऊर्जा बचत के लिए एडवांस सिस्टम का इंतजाम किया गया है। इसके साथ ही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी आज निर्यात नाम से एक पोर्टल का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये निर्यात। लेकिन निर्यात पोर्टल राष्ट्रीय आयात निर्यात का पूरा रिकॉर्ड यानी डेटा इसमें रखने वाला है। इस पोर्टल को वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर आप जाइए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। पोर्टल के जरिए देखिए, भारत के विदेश व्यापार से जुड़ी सभी तरह की जानकारी एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। ये इसकी विशेषता होने वाली है। आइए इस समाचारों में आगे बढ़ेंगे। पटना हाईकोर्ट का नजारा अब कुछ बदला सा नजर आने वाला है। अब यहां के जज हाईटेक फोन इस्तेमाल करते नजर आएंगे। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने आईफोन 13 खरीदने के लिए एक टेंडर जारी किया है, जिसमें कुछ नियम और शर्तें भी तय की गई हैं। क्या है इस खबर की पूरी डिटेल, चलिए आपको बताते हैं। पटना हाईकोर्ट ने अपने यहां के जजों के लिए आईफोन 13 खरीदने का प्लान किया है। इसके लिए हाईकोर्ट की तरफ से टेंडर की खातिर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें पटना शहर के सभी डीलर, दुकानों, फर्म और सप्लायर से आईफोन 13 प्रो के दामों से जुड़ी पूरी डिटेल और कोटेशन सीलबंद लिफाफे में सौंपने को कहा गया है। कोर्ट का प्लान 256 GB रैम स्टोरेज क्षमता वाला फोन खरीदने का प्लान है। कोर्ट की तरफ से जारी नोटिस में उन शर्तों का भी जिक्र किया गया है जिनके आधार पर ही किसी कंपनी या डीलर से फोन खरीदने का टेंडर दिया जाएगा। अदालत ने अपने सप्लायर्स और डीलर से कोटेशन में अपने GST नंबर, पैन नंबर, आधार, ईमेल और रजिस्टर्ड नंबर का ब्यौरा देने को भी कहा है। कोर्ट ने इसी के साथ ये भी साफ कर दिया कि इसके लिए आवेदन करने वाले लोग पटना से ही होंगे। हाँ, इसका कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके लिए सप्लाई करने वाले को एक कॉपी जमा करानी होगी, जिसके बाद इसका पेमेंट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से किया जाएगा। सप्लाई करने वाली कंपनी को इनके मेंटेनेंस का जिम्मा भी उठाना होगा। हाँ, अगर फोन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, अगर वो वारंटी पीरियड में है, तो उसे मुफ्त में ठीक कराने, बदलने की जिम्मेदारी भी कंपनी या सप्लायर की होगी। वहीं पटना हाईकोर्ट की अगर बात करें तो अब तक कुल 27 जज हैं। जल्दी हाईकोर्ट को 9 और जज मिलने वाले हैं।
जिसके बाद ये संख्या कुल 36 हो जाएगी। वहीं आईफोन हर साल अपनी नई सीरीज के साथ मोबाइल मार्केट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता रहा है। इस साल सितंबर में आईफोन की 14वीं सीरीज जारी होगी, जिसे कि आईफोन 14, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 मैक्स और आईफोन 14 प्रो मैक्स मॉडल के तौर पर लॉन्च किए जाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अनोखी बारात की कर लेते हैं, बात उस शादी की जिसमें बारात से ज्यादा बुलडोजर अब चर्चा में है। ये बारात मध्य प्रदेश के बैतूल में निकाली गई। इसमें दूल्हा किसी घोड़ी पर सवार नहीं था, बल्कि बुलडोजर पर चढ़कर वो पहुंचा। कैसा रहा बुलडोजर पर शादी का ये अनोखा अंदाज, आपको दिखा दें। बैंड बाजा और बुलडोजर कार्रवाई में घर तोड़ने से अलग ये अंदाज घर जोड़ने वाला है। पहले यूपी में बहराइच और अब एमपी में बैतूल, जहां ये बुलडोजर घर बसाने निकल पड़ा है। दूल्हे की सवारी को लेकर बारात की धुन पर दूल्हे को शाही अंदाज में जिस तरह से बुलडोजर ने घुमाया, उसने शहर में खासी सुर्खियां बटोरी है। बुलडोजर पर सवार दूल्हा भी खास है, क्योंकि वो खुद सिविल इंजीनियर है। मतलब बुलडोजर से वो खुद फ्रेंडली है। इन्हीं के बीच उसकी नौकरी चलती है, लिहाजा अपनी शादी में वो इसे खास तौर पर शामिल करने से नहीं चूके। तभी तो इस बारात को देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। वायरल होते ही केरपानी गांव सुर्खियों में आ गया, जहां घोड़ी और बग्घी की बजाय बुलडोजर का जलवा दूल्हे के साथ देखने को मिला। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले अंकुश एमपी के राजगढ़ में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बुलडोजर के बकेट में दूल्हे अंकुश के साथ कई और लोग भी बैठे। ये बारात जब निकली तो हर कोई इसे मोबाइल में कैद करने को बेताब दिखा। बकौल अंकुश ऐसी बारात ले जाना उसने काफी पहले ही सोच लिया था। पेशे ने उसे इस तर्ज पर बारात निकालने की एक वजह भी दे दी। मैं एज अ सिविल इंजीनियर हूँ MPUDC में, टाटा कंसल्टेंसी में। तो एज अ सिविल इंजीनियर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी बिना की JCB पे ही निकालूँ, क्योंकि मेरा काम और मेरे इक्विपमेंट उसी में यूज होते हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं JCB पे ही बिना की निकालूँ। इससे पहले यूपी के बहराइच में भी इसी तर्ज पर एक दूल्हे की बारात निकल चुकी है। यहाँ बादशाह की शादी और बारात भी ऐसे ही बुलडोजर की सवारी करते हुए निकली थी। यूपी में योगी सरकार के पहले कार्यक्रम में बुलडोजर एक्शन का क्रेज दूसरे कार्यकाल में लोगों की जिंदगी में भी शामिल हो गया है, जिसकी गवाही देती ये बारात है। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बुलडोजर से प्रभावित ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार से प्रभावित नजर आ रहे हैं ये दूल्हे महाराज। लेकिन ऐसा बोलना चाहिए रूमिता कि सोशल टैबू जो है अब धीमे धीमे खत्म हो रहा है। मतलब ऐसा जरूरी है क्या कि दूल्हा ही जो है बारात लेकर दुल्हन के घर जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बुलडोजर को लेकर आपने बहुत सही बात कही कि जो बुलडोजर का क्रेज है वो बढ़ता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि लोग शुभ कार्यों में भी अब देखिए बुलडोजर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और तुमने जो कहा कि अब ये जो मिथ है वो टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें दुल्हन पहुंची है दूल्हे के पास और इसके बाद दूल्हा मुस्कुराए बिना रह नहीं सका है। देखिए, घोड़ी पर सवार दुल्हन की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की है। बैंड बाजे संग धूमधाम से निकली बारात। इस बारात में मर्द तो हैं, लेकिन महिलाओं की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दुल्हन यहाँ खुद घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को ब्याह का न्योता देने निकली है। देश के दूसरे इलाकों के लोगों को इस तरह की बारात भले ही अजूबा लगे, लेकिन आपको बता दें कि बुरहानपुर के गुजराती समाज में ये परंपरा है कि दुल्हन दूल्हे को विवाह का न्योता देने जाती है। गुजराती समाज में इसे कन्या
गाडरी परंपरा कहते हैं। कहा जाता है कि गुजराती समाज में जिस परिवार में कोई मन्नत रहती है, उनके यहाँ दुल्हन गाडरी परंपरा के अनुसार घोड़ी पर बैठकर शादी के लिए दूल्हे को निमंत्रण देने जाती है। इसी परंपरा को निभाते हुए दुल्हन वैष्णवी घोड़ी पर सवार होकर अपने परिजनों के साथ बैंड बाजा लेकर बुरहानपुर के शनवारा स्थित गुजराती मोड़ वाटिक समाज वाड़ी में पहुंची। हालांकि दूल्हा इटारसी का रहने वाला है, तो बुरहानपुर से इटारसी बारात लेकर जाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा बारात निकालने की सिर्फ रस्म पूरी की गई और दूल्हे को न्योता देने के लिए वीडियो कॉल का सहारा लिया गया। गुजराती बोल रहा हूँ, मेरी भतीजी की शादी है। हमारे पूर्व समय में समाज में होता था कि लड़की अपने पक्ष के लोगों को लेकर शादी के एक दिन पहले लड़के वाले के द्वार पे जाती थी और उन्हें दूल्हे को अगले दिन बारात लेके आने का आमंत्रण वो जाके देती थी। इस लड़की हमारी कन्या रूपी होती है और अपने साथ में रिश्तेदारों को लेकर जाती है, इसलिए इसका नाम हम कन्या गाठड़ी के नाम से पुरुष से जानते आ रहे हैं। दूल्हा और दुल्हन दोनों पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन समाज की इस परंपरा का पालन करने में इन्हें कोई हिचक नहीं है, क्योंकि आखिरकार ये मौका नए रिश्ते और नई जिंदगी की शुरुआत का है, उत्सव का है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का मिलन देखने ही बनता है। बुरहानपुर से अशोक सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अगली खबर की बात होगी असम में चल रहे मिशन जिंदगी की। असम में आई बाढ़ की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग रहा है। बाढ़ और बारिश का पानी जो है बढ़ता ही चला जा रहा है और इस बाढ़ की चपेट में असम के 34 जिले अब तक आ चुके हैं। लेकिन बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा युद्ध स्तर पर। हालांकि बाढ़ पीड़ितों की संख्या बढ़कर 55 लाख के करीब पहुंच गई है, लेकिन उन्हें लगातार सुरक्षित स्थानों पर राहत शिविरों पर पहुंचाया जा रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि असम को बाढ़ से जल्द ही राहत मिल जाए। खुद असम के मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन में पूरी तरीके से मोर्चा संभाल रखा है और बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष रूप से राहत देने के लिए जवान जो है लगातार मशक्कत कर रहे हैं। आपके सामने ये 7 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। असम में बर्बादी की पटकथा लिख रही बाढ़ में रेस्क्यू के लिए उतरे बचाव कर्मी। कहीं आसमान से आफत की बूंदें गिर रही हैं, तो कहीं बाढ़ का कोहराम मचा है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर असम के बाढ़ की ये भयावह तस्वीर है। असम के नागांव में भारी बाढ़ के बीच राहत और बचाव के लिए बचाव कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं कामरूप में बाढ़ से बिलबिलाते लोगों को बचाने के लिए सेना मोर्चे पर जुट गई है। और तीसरी तस्वीर नलबारी की है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। चौथी तस्वीर में बोगई गांव का जल प्रलय है। 2 बच्चों को बोट में बिठाकर उनके परिवार वाले सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। कहीं सेना ने मोर्चा संभाला है, तो कहीं बाढ़ पीड़ितों ने खुद बचने का तरीका खोज लिया है। यहां लोग अपने बाल बच्चों के साथ खुद ही निकल पड़े। और रांगिया में
बाढ़ के बीच कुछ लोग पानी में जाल फेंककर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाढ़ की ये डरावनी तस्वीरें नावगांव की है। पानी का बहाव इतना तेज कि जो भी इसके सामने पड़ता है वो तिनके की तरह बह जाता है। पूरे इलाके में जिधर भी नजर जाती है वहां पानी का ही पहरा दिखाई दे रहा है। जिन बागों में कभी बहार हुआ करती थी वहां आज जल प्रलय का शोर है। जो घर कभी गुलजार थे आज वहां सन्नाटा पसरा है। अगर बचाव कर्मियों को छोड़ दें तो शायद ही कोई इंसान नजर आए, लेकिन मिशन रेस्क्यू में जुटे बचाव कर्मी आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंच गए, जहां कुछ बाढ़ पीड़ित मदद की आस में उनका इंतजार कर रहे थे। नावगांव के नुकसान से कमालपुर का दर्द कम नहीं है। यहाँ लोग केले की बोट बनाकर खाने पीने की चीजों के लिए दर दर भटक रहे हैं। बाढ़ की इस विभीषिका में केले की नाव ही इनका सहारा है, जो इनके घूमने फिरने और आने जाने का जरिया बनी हुई है। हालांकि यहां पहुंचे सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया है और अपनी बोट को मदद के लिए पानी में उतार भी दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि रोमिता, ये तो असम में तो हर बार बिल्कुल एक पैटर्न बन गया है, हर बार बाढ़ आती है। और देखिए, जब इस प्रकार की बाढ़ आती है, ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो इंसान बहुत छोटा नजर आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे जो जवान हैं वो लगातार काम कर रहे हैं इस दिशा में, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए लगातार यहां पर काम हो रहा है, क्योंकि 55 लाख से ज्यादा लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं और इसलिए खुद मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाल लिया है। वो लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं और निर्देश भी दे रहे हैं कि लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई जाए। देखिए, सूबे में चारों तरफ पसरे पानी ने बर्बादी की ऐसी कहानी लिखी है जिसे देखने का मुमकिन तरीका कोई भी हो, राज्य के मुख्यमंत्री को उससे गुरेज नहीं। राज्य के नगाव इलाके में दौरे पर निकले मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसके लिए ट्रेन के इंजन में भी सफर करने से परहेज नहीं किया, ताकि उन्हें बाढ़ के कहर के हालात साफ साफ दिखाई दे सके। अपने इस सफर में मुख्यमंत्री शर्मा ने देखा कि किस तरह उनके ट्रैक के इर्द गिर्द पानी ने अपना जाल बिछा रखा है और इससे बचने की जद में लोग पटरियों के किनारे तक पहुंच गए हैं, बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। सिर्फ ट्रेन से ही नहीं, पानी में उतरे बिना शायद बाढ़ पीड़ितों के दर्द को समझ पाना नामुमकिन है। यही वजह है कि लाइफ जैकेट पहनकर मुख्यमंत्री हेमंता ने बोट का सफर करने से भी गुरेज नहीं किया। वो एनडीआरएफ जवानों की टुकड़ी के साथ बोट में भी सफर करते देखे गए। देखिए, आपने भारतीय सेना की बहादुरी के बहुत से किस्से सुने हैं और देखे भी हैं, और इसी कड़ी में आपको भारतीय फौज के जाबाजों की एक और बहादुरी के बारे में हम बताने जा रहे हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीले तूफान में फंसे कुछ लोगों को सेना के जवानों ने जान पर खेल कर बचाया है और सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। देखिए खास रिपोर्ट।
बर्फीले तूफान से लड़कर बच्चों को बचाने की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से आई हैं, जो इस बात की गवाही है कि कैसे भारतीय फौज के जवानों ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से इन लोगों की जिंदगी बचाई। बताया गया कि बकरवालों का एक समूह ऊंचाई वाले इलाके में बर्फीले तूफान की चपेट में फंस गया है, जिसकी सूचना मिलते ही सेना के जवानों ने बिना समय गंवाए इन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लेकिन मौसम के बिगड़े मिजाज ने सेना के ऑपरेशन में खलल डालने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसके बावजूद जवानों ने अपने पैर पीछे नहीं खींचे, बर्फ से ढके पहाड़ों और बर्फीले रास्तों को चीरते हुए वो लोगों तक पहुंचे और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन जिंदगी। बर्फबारी के बीच फिसलन भरे रास्तों पर बच्चों का चल पाना बेहद मुश्किल था, मगर जवानों ने अपने मजबूत इरादों से इस मुश्किल काम को आसान बना दिया और बच्चों को अपनी पीठ पर उठा लिया, जबकि बाकी लोगों को सधे हुए कदमों के साथ नीचे लेकर आए। इससे पहले भी कई मौकों पर सेना के जवानों ने देवदूत बनकर मुश्किल हालात में घाटी के लोगों की मदद की और एक बार फिर जवानों ने अपनी बहादुरी से लोगों का दिल जीत लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए अब बात उस शुभ शुरुआत की करते हैं जिसे संस्कृत के लिए शुभ सौगात माना जा रहा है। दरअसल वाराणसी एयरपोर्ट पर संस्कृत को नई पहचान देने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर लोगों को संस्कृत भाषा में कोविड की घोषणाएं सुनने के लिए मिल रही हैं। देखिए भारत की सबसे प्राचीन भाषा को लेकर क्या है इस शुभ प्रयोग की तस्वीर। कृपया अवधानम देयम। ये है देश का पहला एयरपोर्ट जहां पर संस्कृत में अनाउंसमेंट होती है। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ अब संस्कृत में भी अनाउंसमेंट हो रही है। मुसाफिरों को संस्कृत भाषा में कोविड संबंधी गाइडलाइंस बताई जा रही हैं। बीएचयू संस्कृत विभाग के अनुरोध पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अनूठी पहल की शुरुआत की है। संस्कृत भाषा को सम्मान देने हेतु और ये यात्रियों को बताने हेतु कि वो ऐसे एक शहर में आए हुए जो संस्कृत भाषा की राजधानी भी माना जा सकता है, इसलिए संस्कृत में ये मैसेज कोविड प्रोटोकॉल का प्रारंभ किया गया। संस्कृत में जानकारी देने का अंदाज यात्रियों को भी बेहद पसंद आ रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले बार मैं सुना तो मुझे कुछ डिफरेंट सा लगा। वाराणसी प्राचीन काल से संस्कृत का केंद्र रहा है। संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट संस्कृत को सम्मान देने की पहल के तौर पर देखी जा रही है। और अगला शुभ समाचार उत्तर प्रदेश के नोएडा से है, जहां ट्रैफिक के मोर्चे पर अच्छी खबर है। जाम और चालान दोनों मामलों में यहां के लोगों को राहत मिलने वाली है। हाईटेक कैमरों के जरिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाने और नियमों का पालन नहीं करने वालों पर नकेल कसने का इंतजाम कर दिया गया है। वहीं मौके पर ही चालान का भुगतान करने की भी सुविधा अब आपको मिलने जा रही है। देखिए, सड़कों पर तेज रफ्तार वाहन चलाने वाले सावधान, नंबर प्लेट बदलकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। नोएडा में ट्रैफिक नियमों को तोड़ा तो खैर नहीं। ट्रैफिक नियमों से खिलवाड़ करने वालों पर तीसरी नजर, हाईटेक कैमरों से बचना नामुमकिन। जी हां, नोएडा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों और अपराधियों पर तीसरी आंख के जरिए नकेल कसने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आए दिन गौतम बुद्ध नगर में लापरवाही से गाड़ी चलाने और तेज रफ्तार की वजह से सड़क हादसों की खबरें आती रहती हैं। ऐसी घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। नोएडा में 84 जगहों पर ऐसे कैमरे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी ने शहर के 84 चौराहों पर 1065 हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए हैं। 20 चौराहों पर इन कैमरों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इस परियोजना पर अथॉरिटी 64 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इन कैमरों के संचालन के लिए इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम तैयार किया गया है, जो निगरानी के दौरान अनाउंसमेंट के साथ साथ स्थानीय पुलिस को जानकारी देगा। कैमरे रात और दिन काम करेंगे। ये कैमरे हाई स्पीड गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ने की क्षमता रखते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों का चालान भी इन कैमरों के जरिए होगा। हम लोग ओवर स्पीडिंग को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। खासकर ये देखा गया है कि ओवर स्पीडिंग के कारण सबसे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती है। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध नगर में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे है, यमुना एक्सप्रेस वे है, जिसमें काफ़ी संख्या में वाहन चलते हैं। इस जगह पे ओवर स्पीडिंग ना हो, इसके लिए अत्याधुनिक कैमरे लगे हुए हैं, जिसके द्वारा ओवर स्पीडिंग के चालान होते हैं। ये चालान तत्काल जनरेट कर दिए जाते हैं और चालान का ही इम्पैक्ट इतना है कि अब ओवर स्पीडिंग की जो संख्या है धीरे धीरे घटते जा रही है।
ट्रैफिक पुलिस की नजर में ये योजना मील का पत्थर साबित होगी। इस सिस्टम से शहर को जाम से निजात तो मिलेगी ही, अपराधियों पर अंकुश लगाना भी आसान होगा। ISTMS इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की जो बात आप कर रहे हैं, ये एक तकनीकी रूप से ट्रैफिक पुलिस को बहुत ज्यादा सहूलियत करेगी। खासकर नोएडा में 84 चौराहों, तिराहों और जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर अत्याधुनिक कैमरे लगेंगे, जिसमें न सिर्फ 220 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा वाहनों के ओवर स्पीडिंग के चालान जनरेट हो सकते हैं। बाकी इसमें बताया जा रहा है कि हेलमेट के, सीट बेल्ट के और ट्रिपल रेटिंग के भी चालान जनरेट होंगे। इन हाईटेक कैमरों की सुविधा के साथ ही ट्रैफिक पुलिस अब ऑन द स्पॉट चालान की सुविधा से भी लैस हो रही है। नोएडा ट्रैफिक पुलिस के जवान के हाथ में इस मशीन को देखिए। इसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हैं। इसका फायदा ये है कि अगर आपका चालान कटता है तो आप मौके पर ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड से चालान का भुगतान कर ट्रैफिक डिपार्टमेंट और कोर्ट के चक्कर काटने से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि बहुत लोग कई दूसरे जनपद के होते हैं, बहुत दूर जाने वाले होते हैं, जिनको चालान कटने के बाद ये दिक्कतें होती है कि कहाँ चालान जमा किया जाए। तो एक बेनिफिट ये रहेगा कि आप चालान अपने मौके पे जमा कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि जब चालान मौके पे जमा करने की पद्धति शुरू हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट भी जो ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन का जो रोकने का जो इम्पैक्ट है या फिर चालान का इम्पैक्ट है वो दिखने लगेगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले गौतम बुद्ध नगर के ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को पॉइंट ऑफ सेल मशीन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण के बाद जिले के 7 ट्रैफिक पुलिस सब इंस्पेक्टरों को ये मशीनें दी गई हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ऐसी मशीनें सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के हाथ में होंगी, जिससे मौके पर ही चालान का भुगतान किया जा सकेगा। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कोलकाता की दुर्गा पूजा न सिर्फ देश में मशहूर है बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। यूं तो दुर्गा पूजा आने में अभी वक्त है, लेकिन हावड़ा में एक दुर्गा प्रतिमा ऐसी है जिसे महीनों पहले ही तैयार कर दिया गया है और अब बेहद जल्द हावड़ा से लंदन के लिए ये दुर्गा प्रतिमा भेजी जानी है। देखिए। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा करीब करीब पूरी तरह बनकर तैयार है। दुर्गा प्रतिमा की आंख को बनाकर अंतिम रूप दिया जा रहा है। बेहद खूबसूरत और आकर्षक इन मूर्तियों को रंग रोगन कर फाइनल टच दिया जा रहा है। दस फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी मां दुर्गा की प्रतिमा हावड़ा में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खास बात यह है कि ये मूर्तियां मिट्टी से नहीं बल्कि फाइबर से बनाई गई हैं। और इसकी एक खास वजह है इन मूर्तियों को यात्रा के दौरान टूट फूट से बचाना, क्योंकि हावड़ा में बनाई गई इन प्रतिमाओं को अब लंदन रवाना किया जाना है। हावड़ा में संतरागाछी के गवर्नमेंट कॉलोनी इलाके में बनाई गई दुर्गा प्रतिमा को गौरव पाल और उनके सहयोगियों ने करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया है। लंदन के एक बंगाली क्लब ने गौरव पाल को दुर्गा प्रतिमा बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद इन लोगों ने 3 तरह की दुर्गा प्रतिमा का नक्शा तैयार किया। नक्शे के मुताबिक 10 फुट लंबा और 12 फुट चौड़ा प्रतिमा का स्ट्रक्चर पहले तैयार किया गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जरिए मूर्ति का सांचा तैयार हुआ और फिर सांचे में फाइबर डालकर मूर्तियों को तैयार किया गया। ये जो मूर्ति हम लोग बना रहे हैं, हम लोग 3.5 महीने से मूर्ति बना रहे हैं और ये मूर्ति जाएगा लंदन जाएगा। ये मूर्ति बन रहा है फाइबर ग्लास मटेरियल से, जो मटेरियल बहुत ही हार्डी होता है और बहुत लाइट वेट होता है। गौरव पाल की बनाई गई दुर्गा प्रतिमा पहले कनाडा जा चुकी है, लेकिन ये पहली बार होगा कि जब ये मूर्तियां हावड़ा से लंदन जाएंगी। 25 जून को मां दुर्गा की प्रतिमा को हावड़ा से लंदन के लिए रवाना कर दिया जाएगा, जहां दुर्गा पूजा के दौरान मां की पूजा आराधना की जाएगी। हावड़ा से बैद्यनाथ झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और अगली खबर सिनेमा जगत से। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान इन दिनों हैदराबाद में अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंच चुके हैं। इस दौरान सलमान खान ने ग्रीन इंडिया चैलेंज 5.0 में भाग लिया। तेरास के राज्यसभा सांसद और ग्रीन इंडिया के संस्थापक जे संतोष कुमार के ग्रीन इंडिया चैलेंज के न्योते को स्वीकार करते हुए सलमान खान ने अपनी फिल्म यूनिट के साथ हैदराबाद के निकट रामोजी फिल्म सिटी में ग्रीन इंडिया चैलेंज 5.0 के तहत पौधे लगाए। इस दौरान सलमान खान ने कहा कि सभी को वृक्षारोपण अभियान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने चाहिए, पौधे की उचित देखभाल करनी चाहिए। प्राकृतिक आपदाओं से मानव का नुकसान होता है और इसका एकमात्र समाधान है वृक्षारोपण।